बस नेट कनेक्ट है इसका। हाँ। चलो बढ़िया। हेलो एवरीबॉडी, राम राम सभी को। अब के बहुत दिनों बाद मिलना हुआ खैर हम लोगों का, और इस दौरान में सर्दियां भी काफी रही, ठीक है। तो सर्दियां भी बीत गई हैं, और अगर तुम लोग कुछ नया देख पा रहे हो तो यहाँ पे देख पा रहे हो एक नया बोर्ड भी है हम लोगों के पास, ठीक है। अब हम लोग आज से एक नया बोर्ड पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आज आप लोगों ने थंबनेल देखी होगी कि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंजंक्शंस, ठीक है। कंजंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। इसको गेट को बंद। तो चलिए, सबसे पहले सभी को राम राम। और हाँ ठीक है, डिजिटल बोर्ड के साथ आए हैं। हाँ, ये नया बोर्ड है, इसमें थोड़ा सा सुविधा रहती है मुझे लगता है, ठीक है। हालांकि अभी राइटिंग नहीं बन पाएगी एक दो दिन, तो जब तक राइटिंग को लेकर यूज टू नहीं हो जाते हैं तब तक देखना। तो खैर बात ये हो रही थी कि बहुत दिनों बाद फिर से हम लोगों का मिलना जुलना हुआ शाम को यूट्यूब पर बढ़िया से, ठीक है। और सर्दियां वगैरह लगभग अब खत्म हो चुकी हैं, मामला भी थोड़ा सा अपना बॉर्डर वाला भी मुझे लग रहा है शांत हो गया है। तो अब हम लोग सीखने में लगते हैं, ठीक है। और ये देखो क्वेश्चन हम लोगों ने पूछना शुरू कर दिया। यू मस्ट रीच देयर बिफोर द सनसेट, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन सभी चलो देख लेते हैं। तो जैसा कि आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया, थंबनेल लगा दिया था, और थैंक्स भाई जय कुमार, सभी को बहुत ज्यादा थैंक्स। और ये जो बोर्ड है, ठीक है, लर्निंग को थोड़ा सा फैसिलिटेट करने के लिए। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस अगर डिस्कस करने हैं, और जैसे अभी हम लोग इस सैटरडे को क्लास रखेंगे, तो उसमें जो सीडीएस का पेपर हुआ था अभी लास्ट 2 हफ्ते पहले, उसमें जो पीक्यूआरएस थे या उसके जो क्लोज टेस्ट थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, डिस्कस करने वाले थे, ठीक है। और तो वो हम लोग सब उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक। तो खैर डिजिटल बोर्ड वगैरह बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ये सब सीखने के लिए थोड़ा सा लर्निंग हमारी और इफेक्टिव हो जाएगी। जो अभी हम उस तरीके के क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, जो लेंथी क्वेश्चंस होते थे जैसे क्लोज टेस्ट के या सेंटेंस अरेंजमेंट के, ठीक है, उनको लिखने में मिटाने में बड़ा टाइम जाता था, तो अब वो टाइम हम लोगों का बचा करेगा। शुरुआत करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आज के टाइम में डिस्कस करेंगे कंजंक्शंस का यूज, मतलब डिस्कस करेंगे। कंजंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक प्रीपोजिशंस, और ये उन सारे बच्चों के लिए भी जरूरी होते हैं जो कंपटीशन के लिए इंग्लिश सीख रहे होते हैं, ठीक है। और उन सब के लिए भी जरूरी होते हैं, और जो कि क्या नाम, इंग्लिश को शौकिया सीखना चाहते हैं, ठीक। तो देखिए आज के जो हमारा टॉपिक है ना, इसमें हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शंस ऑफ टाइम। थोड़ा सा भी हो सकता है एक दो दिन राइटिंग सही ना रहे, तो तब तक अपना देखना, ये ज्यादा खराब हो गया, लो बिल्कुल खराब हो गया। चलो मैं ऐसे बता देता हूं, कंजंक्शंस ऑफ टाइम, ठीक है। हम लोग कंजंक्शंस ऑफ टाइम का डिस्कशन करेंगे, थोड़ा एक दो दिन ना मुझे यूज टू लग जाएगा। और दिल्ली में ठंड नहीं है भाई, चली गई ठंड, ठीक है। तो देखिए मैं सबसे पहले एक बार काम की बात करते हैं। दुआ सलाम सब हो गया, अब ये दुआ सलाम बंद करते हैं। और वो लोग कहां थे अब तक? अरे कहीं नहीं था भाई, ठंड थी बहुत ज्यादा, ठीक है। राम राम भाई नरेश कुमार, सभी को राम राम। आज सीख लेते हैं, नहीं तो ये राम राम में सारा टाइम हम लोगों का निकल जाएगा, ठीक है, और जो सीखने आए हैं वो छूट जाएगा। तो देखिए जो कंजंक्शंस ऑफ टाइम होते हैं ना, मेनली पहले तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस ऑफ टाइम समझा देता हूं, जिनका यूज हमें बहुत ज्यादा करना पड़ता है सेंटेंसेस वगैरह में, और जिन पे बेस्ड हमारे पेपर में अक्सर क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं। वो फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, कॉमन एरर में आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आते हैं, कहां आते हैं वो एक बात है, ठीक है। और मैं तुम लोगों के कमेंट पढ़ूंगा तो आंसर तो कर नहीं पाऊंगा ना। तो खैर मैं पहले कुछ कंजंक्शंस और उनके मीनिंग और बेसिक यूजेस बता देता हूं, वो किस तरीके से यूज किए जाते हैं, फिर हम उन पे बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस उन पे बेस्ड हमारे पेपर में आते हैं। सबसे पहले अगर हम कंजंक्शन ऑफ टाइम की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में आता है व्हेन, ठीक है। फिर एक हो गया व्हाइल, फिर उसके बाद में हो गया आफ्टर, फिर हो गया बिफोर, ठीक है। फिर उसके बाद में हो गया, ये सिलेक्ट कर रखा था क्या तुमने? बैक जाएंगे तो चलो छोड़। उसके बाद में हो गया सिंस, उसके बाद में हो गया आपका बाय द टाइम, ठीक है। ये कुछ कंजंक्शंस हो गए।
तो देखिए when, while, after, before, since, by the time, ये कुछ कंजंक्शंस हो गए टाइम के। दो हम लोग और लिख लेते हैं, काम करते हैं। एक यहाँ पे लिख लेते हैं, काफी कॉमन कंजंक्शन टाइम का होता है until, ये कैसा बोर्ड है। और एक लिख लेते हैं as long as। तो थोड़ा सा राइटिंग एक दो दिन ऐसी रहेगी जब तक मैं स्टूडियो जाता हूं, ठीक है। स्क्रीन पे तब भी वीडियो में अच्छा दिख रहा है। सभी को राम राम बहुत ज्यादा, ठीक है। तो चलिए फिर से मैं समझा देता हूँ, जो बच्चे अभी अगर जुड़े हैं तो उनको मैं बता देता हूँ। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंजंक्शंस ऑफ टाइम के यूजेस, ठीक है। कंजंक्शंस जो होते हैं वो हमारे कॉम्पिटिटिव सिलेबस का, ये इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। लैंग्वेज में जो भी हम कहना चाहते हैं उन मीनिंग्स वगैरह को हम कंजंक्शंस और प्रीपोजिशंस की मदद से ही एक्सप्रेस करते हैं, रिलेट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने कुछ कंजंक्शंस ऑफ टाइम लिखे हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम इन लोग इन्हीं का यूज समझेंगे और फिर उसके बाद में हम उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। देखो एक बच्चा कह रहा है हिमांशु हुड्डा सर आपने क्लास में तो ऐसे नहीं कराया था कंजंक्शन। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो ये हमारे एमकॉम बैचेस चल रहे हैं ना ए बी सी, ठीक, उनमें जो मैं सिलेबस पढ़ाता हूं वो वेरी स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है। वो सिलेबस ऐसा होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से 1 इंच इधर नहीं होता, 1 इंच उधर नहीं होता, ठीक है। तो उसको इससे कंपेयर मत किया करो। पहली बात, यूट्यूब पे मैं सिखाता हूं इंग्लिश, और मेरी यहाँ पे कोशिश ये होती है कि जो बच्चे हमारे पास क्लासरूम में पढ़ रहे हैं या हमारे एनकॉम बैचेस में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश एंड कंपटीशन बैचेस में पढ़ रहे हैं ऐप पे, ठीक है, ये उनके लिए रेनफोर्समेंट है। आप जो वहां सीखते हो वो बिल्कुल एकदम सटीक है। आप उतना सीखो, उतना समझो, उतने से पेपर में नंबर जबरदस्त आएंगे। लेकिन इंग्लिश को सीखने समझने के लिए हमें कुछ और भी चीजें जाननी होती हैं। वो भले में नंबर ज्यादा स्कोर करने में मदद ना करें, लेकिन क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी होती है। वो हम यहाँ पे यूट्यूब पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये कंपैरिजन वगैरह इस तरीके का नहीं किया करो। आ जाओ अपने काम पे लगते हैं। तो when का मैं सबसे पहले बता देता हूं। when कंजंक्शन का हम यूज करते हैं तब जब हमें रेफर करना होता है किसी ऐसे एक्शन को जो कि उस समय पर हो रहा हो जब कोई दूसरा एक्शन हुआ हो, या कि उस समय हुआ हो जब कोई दूसरा प्रोसेस में था, ड्यूरिंग, ठीक है। when का यूज हम तब भी कर लेते हैं। तो when का यूज हम तब भी कर लेते हैं जब कोई एक्शन हो रहा है उसी समय कोई दूसरा हो रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग का मतलब इन बिटवीन, बीच में, ठीक है। एट का मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई दूसरा एक्शन हो रहा है। उसके अलावा हम when कंजंक्शन का यूज तब भी कर लेते हैं जब हमें ये मीनिंग कन्वे करना होता है आफ्टर। when he got tired he went home, जब वो थक गया घर चला गया। तो इसका मतलब पहले वो थक गया उसके बाद में घर गया, ठीक। अच्छा, उसके बाद में while प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं at the same time। at the same time, कोई एक एक्शन हो रहा है उसी के पैरेलल कोई दूसरा एक्शन चल रहा है तो हम while यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी समय अगर कोई चल रहा है बिल्कुल आ जाएगी बच्चे, यूट्यूब पर ही रहेगी, यूट्यूब होके या रिकॉर्ड होके। अच्छा, आफ्टर जो कंजंक्शन होता है, आफ्टर कंजंक्शन का हम यूज करते हैं तब जब हमें ये मीनिंग कन्वे करना हो लेटर देन। आफ्टर का मतलब लेटर देन समथिंग, किसी के बाद में, ठीक। बिफोर का मतलब हम तब यूज करते हैं जब हमें ये मीनिंग कन्वे करना हो अर्लियर देन। अगर कोई काम किसी दूसरे एक काम के बाद में हो रहा है तो जिसके बाद में हो रहा है वो आफ्टर के साथ में, ठीक है। अनिल गुप्ता कह रहे हैं 5 बजे वाली क्लास बीच में बंद हो गई थी, ठीक है। हाँ, कोई उसमें मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी। आज वॉइस का डिस्कशन कर रहे थे ना, वो आपको फिर से दे देंगे, फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, उसकी चिंता नहीं करो। चलो, तो उसके बाद में आ जाते हैं सिंस। सिंस को हम यूज करते हैं तब जब हमें ये कहना हो फ्रॉम पास्ट टिल प्रेजेंट, फ्रॉम पास्ट टिल प्रेजेंट, ठीक है। बाय द टाइम का हम यूज करते हैं तब जब हमें ये मीनिंग कन्वे करना हो या तो बिफोर या नॉट लेटर देन, ठीक है। तो ये इनके मीनिंग ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि अब इसके बाद में जो डिफरेंस इनके समझाऊंगा उनमें मीनिंग्स की जरूरत पड़ेगी, तो अपना ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आ गया अंटिल। अंटिल का मतलब होता है अप टू, और एज लॉन्ग एज का मतलब होता है टू द एक्सटेंट
तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि तुम लोग ये मीनिंग से याद करो। एक बच्चा कह रहा है सर बेसिक कंप्लीट कर दीजिए। सब करेंगे बच्चे, अब जब आ गए ना वापस तो सब करेंगे। हाउस एंड वर्ब नहीं होता बच्चे, एजेंट अब वो समझा दूंगा क्या है। वो एक कह रहा है आज तो सर बिल्कुल क्लास से हटकर करा रहे हो। देखो मैं एक चीज बताता हूं यार, तुम लोग पता नहीं क्या मुझे कहीं ऐसा ना फील करवाने कि मैं गलत कर रहा हूं, ठीक है। होता क्या है कि जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, मुखर्जी नगर में पढ़ाता हूँ, या फिर आप लोगों को एनकॉम बैचेस में एबीसीडी जो हमारे बैच हैं एनकॉम के, उनमें जो पढ़ा रहा हूँ वो कंपटीशन का सिलेबस है, लेकिन वो आपका बिल्कुल टू द पॉइंट, मतलब वो टू द पॉइंट है आपका कंटेंट जो आपको नंबर स्कोर करने में मदद करेगा। हमें सीखना समझना वो भी है, लेकिन इंग्लिश बहुत फास्ट है बच्चे, मानो इंग्लिश बहुत फास्ट है। अभी हम ऐसे के लीड के बैचेस शुरू करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ी सी आपको भी अपडेट दूंगा थोड़े से, ठीक है। तो मैं आपको समझा दूंगा कि इंग्लिश बहुत फास्ट है, यहाँ पे बहुत कुछ चीजें सीखने के लिए, डिस्कस करने के लिए। जो आप मेरे यहाँ एडमिशन लेके पढ़ते हो वो कंपटीशन का सिलेबस है। मैं वहां पे आपको इंग्लिश के वो यूसेज आपके साथ डिस्कस करता हूं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करता हूं, जिससे कि आपको कॉम्पिटिशन्स में अच्छे से नंबर स्कोर करने में मदद मिले। यूट्यूब पर मैं इंग्लिश डिस्कस करता हूं, ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी काम आएगा, नए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी काम आएगा, ठीक है। तो ये मत मुझे बार बार कहो कि ये बिल्कुल क्लास से हटके पढ़ा रहा हूँ, क्लास से हटके पढ़ा रहा हूँ। मुझे भी पता है मैं क्लास से हटके पढ़ा रहा हूँ, और इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि अगर तुम यूट्यूब पर मेरे पास आ रहे हो तो तुम्हें एडिशनल उसका रेनफोर्समेंट ले ज्यादा फायदा मिले, ठीक है। जो हम क्लास में पढ़ते हैं वो एक चीज है, यहाँ पे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा उसको हो सकता है और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाए और कुछ ज्यादा सीखने को मिल जाए। तो फिर ये क्यों कह रहे हो जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वही पढ़ा रहे हैं, जो क्लास में नहीं पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्लास एक जगह, ये एक जगह सीखो ना बच्चे, ये तो समझ लो कि तुम्हें तो डबल फायदा हो रहा है। क्लास में सीखते हो वो अलग है, यहाँ पे यूट्यूब पे सीखते हो वो अलग है, तब तो अच्छा ही है इसमें। चलो खैर आ जाओ वापस, फिर मैं एक बार फिर से समझा देता हूं सारी चीजें। व्हेन कंजंक्शन का यूज करते हैं हम तब जब हमें ये मीनिंग कन्वे करना हो, एट, ड्यूरिंग, आफ्टर, ठीक है। व्हाइल का यूज हम करते हैं तब जब हमें ये मीनिंग कन्वे करना हो एट द सेम टाइम, मतलब एक एक्शन चल रहा है उसके साथ ही में दूसरा चल रहा है तो व्हाइल आएगा, ठीक है। आफ्टर का यूज हम करते हैं तब जब हमें ये मीनिंग कन्वे करना हो लेटर देन, लेटर देन का मतलब बाद में, ठीक। बिफोर का यूज हम करते हैं तब जब हमें ये मीनिंग कन्वे करना हो अर्लियर देन या फिर अंटिल। अंटिल के मीनिंग में भी हम बिफोर का यूज करते हैं, दोनों में डिफरेंस का तो मैं भी समझा दूंगा, ठीक है। पहले एक बार मीनिंग समझ लो जो बेसिक मीनिंग्स हैं इनके। उसके बाद में आ गया सिंस। सिंस का यूज हम करते हैं तब जब हमें ये मीनिंग कन्वे करना होता है फ्रॉम पास्ट टिल प्रेजेंट, ठीक है। बाय द टाइम का यूज किया जाता है तब जब हमें ये मीनिंग कन्वे करना हो बिफोर, ठीक है, या नॉट लेटर देन, मतलब उससे पहले या उसके बाद में। तो बिफोर का यूज किया जाता है टाइम पे उस पॉइंट को रेफर करने के लिए जिससे पहले कोई काम हो गया, ठीक है, तो उसको रेफर करना तो बाय द टाइम आ जाएगा। अंटिल का यूज करते हैं हम अप टू के लिए। अब एक चीज समझना है यहाँ पे, अंटिल का मीनिंग हो गया अप टू, एज लॉन्ग एज का मतलब हो गया टू द एक्सटेंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ मैं आपको समझाता हूं। जब हम अप टू लिखते हैं ना, एक कह रहा है जिनका समझ कम है वो नहीं समझ पाएंगे, ऐसा नहीं होता बच्चे, कुछ ऐसा नहीं होता है। जिसका समझ किसी की कम नहीं होती, बस लोग उसकी आदत नहीं डालते। मैं आदत डलवाना चाहता हूँ, सबको समझ होती है, ठीक है। मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं गांव देहात से मैं भी हूँ और सारे बच्चे लगभग वैसे ही होते हैं, ठीक है। कोई भी सीख सकता है, बस उसको थोड़ा सा अपनी आदतें बदलनी पड़ती हैं, ठीक है। ये टू और जो अप टू का डिफरेंस है ना, ये समझ लेना सबसे पहले। मैं पहले अंटिल और एज लॉन्ग आपको समझा देता हूँ। देखो जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, वो किसी के पास गया, अब उसके बाद में उसका मूवमेंट खत्म हो गया, ठीक है, तो हम इसके लिए अप टू यूज करेंगे। ही केम टू अप टू मी, अप टू मी मतलब उसका मूवमेंट मुझ तक हुआ, उसके बाद में रुक गया, ठीक। तो अंटिल का यूज हम तभी करते हैं जब हमें ये बताना हो कि एक ऐसा पॉइंट है टाइम का जहां पे जाके कोई इवेंट फिनिश हो जाएगा, वो उसके आगे जाएगा नहीं, ठीक है। एज लॉन्ग एज का यूज हम तब करते हैं जब हमें ये बताना हो कि कोई एक इवेंट किसी दूसरे इवेंट के पैरेलल चल रहा है, पैरेलल, ऐसे जब तक ये चलेगा तब तक ये चलेगा। तो एज लॉन्ग एज का यूज हम करते हैं तब जब हमें ये रिलेशन शो करना होता है कि ये टाइम चल रहा है साथ ही साथ में और ये उस टाइम के साथ में एक्शन चल रहा है, ठीक है। लेकिन अंटिल का यूज हम तब करते हैं कि कोई एक्शन होगा, ठीक है, लेकिन जो अंटिल के साथ हमने टाइम लिखा वहां पे जाके वो खत्म हो जाएगा, उसके आगे नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस कहा, आई वेट हियर अंटिल ही रिटर्न्स। तो अंटिल ही रिटर्न्स का मतलब वेट करना और वापस आना दो अलग अलग एक्शन है, और जैसे उसके वापस आने का काम होगा वैसे ये वेट करने वाला काम खत्म हो जाएगा। तो अंटिल का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी दूसरे एक्शन को रेफर करना हो जो कि पहले एक्शन के लिए खत्म होने का काम करेगा। फिर से एक बार समझ लो, आई शैल वेट हियर
until he returns। तो I shall wait here until he returns का मतलब वेट करना और वापस आना दो अलग अलग एक्शन है, ठीक है। क्योंकि वो दोनों अलग अलग एक्शन है तो जैसे वो वापस आएगा वैसे मेरा जाना खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो, दोनों एक्शन पैरेलल साथ में आगे चल रहे हो, तो हमें एज लॉन्ग एज लिखना पड़ेगा, ठीक है। I shall remain here, I shall stay here as long as you help me। तो as long as you help me मतलब आप मेरी मदद करते रहोगे, मैं आपके साथ बना रहूंगा। तो मतलब वो जैसे जैसे मदद करना पड़ेगा वैसे वैसे मेरा यहाँ पे रहना बढ़ता जाएगा। तो वो एक दूसरे के साथी में चलते रहेंगे, वो खत्म नहीं होंगे कभी भी। अगर एक ना खत्म हो तो दूसरा भी नहीं खत्म होगा, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाते हैं, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाय द टाइम का और सिंस का डिफरेंस क्या होता है, देखो समझना। जब हम बाय द टाइम लिखते हैं तो बाय द टाइम का मतलब ये होता है कि ये टाइमलाइन हो गई, ये इस पे पॉइंट हो गया। अगर हम बाय द टाइम लिख रहे हैं तो बाय द टाइम का मतलब हो गया बिफोर, कि हम किसी एक्शन को रेफर करेंगे जो इस पॉइंट से पहले होगा। तो अगर कोई एक्शन इस पॉइंट से पहले होगा तो इस पॉइंट को रेफर करने के लिए हम बाय द टाइम का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कोई एक्शन है वो इससे पहले किसी भी पॉइंट पे खत्म हो जाए, इससे पहले किसी भी पॉइंट पे खत्म हो जाएगा तो हम लिखेंगे बाय द टाइम। बाय द टाइम का मतलब उससे पहले उसके बाद में नहीं। अच्छा, सिंस का यूज हम कब करते हैं? सिंस का यूज हम तब करते हैं जब हमें ये बताना हो कि जिस समय हम बता रहे हैं उस समय कोई एक्शन प्रोसेस में है लेकिन वो स्टार्ट हुआ पास्ट में, ठीक है। ये हो गया। बिफोर का मतलब अर्लियर देन होता ही है, आफ्टर का मतलब लेटर देन होता है, ठीक है, बाद में। व्हाइल का मतलब एट द सेम टाइम होता है और व्हेन का मतलब एट ड्यूरिंग या बिफोर होता है, ठीक। व्हेन इनमें सबसे जेनरिक कंजंक्शन होता है। व्हेन का मतलब ऐसा होता है कि हम उसको पॉइंट के लिए यूज कर सकते हैं, ड्यूरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। खैर ये बातें बहुत हो गई, मीनिंग समझा दी। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, उन पे आता हूं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला आगे क्वेश्चन देखो है, कैसा लगा? चलो, एक बच्चा कह रहा है मुझे एलीट बैच ज्वाइन करना है। देखो मैं एलीट के बारे में आपको वैसे अलग से बता देता, ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ एलीट के बारे में, ठीक है। एक चीज समझाता हूँ, देखो कैमरा थोड़ा सही कर देता हूँ, ऐसे वहां पे देखो, इसमें दिख रहा होगा कैमरे में, पीछे स्क्रीन पे देखो ना, यहाँ तक ज्यादा हो गया था। देखो एक चीज समझा देता हूं। हाँ, तो मैं एलीट की बता रहा था। जो भी बच्चे हैं ना जिन्होंने हमें एलीट के आंसर भेजे, तो हमने 4 क्वेश्चन, 4 या 3 थे, 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने पूछे थे, ठीक है। आपने उनके आंसर भेजे हैं। तो जिन बच्चों ने भेजा, मुझे लगता है 150 समथिंग शायद स्टूडेंट्स हैं, या थोड़े से 10-5 ज्यादा होंगे। तो जिन लोगों ने भी हमें उनके रिप्लाईज भेजे हैं, हम उनको मतलब पर्सनली कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करेंगे। और नेक्स्ट वीकेंड, मतलब इस सैटरडे संडे नहीं, नेक्स्ट वीकेंड हम लोगों को बुलाएंगे और सैटरडे संडे 2 दिन क्लास होंगी रिलेटिव क्लास की। उसमें मतलब हम एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, सिंपली रिलेटिव क्लास। तो एलीट वालों की शुरुआत रिलेटिव क्लास से होगी और आप लोगों को इस हफ्ते में सैटरडे संडे तक आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा और आपको बुला लेंगे, ठीक है। बोर्ड के लिए सभी को भैया धन्यवाद, पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ी सी मेरी भी कर दिया करो, बोर्ड वोर्ड की तो करते रहोगे, ठीक है। आ जाओ, ये देखो क्वेश्चन देखो, आ जाओ। मैं क्वेश्चन के आंसर समझाते समझाते सारी चीज समझा दूंगा। हमने लिखा दे गॉट अफ्रेड दैट्स द लाइन रोड, ठीक है। दे गॉट अफ्रेड दैट्स द लाइन रोड। हालांकि दे है, इसको सही करके अपना समझ लेना, मैं एक बार समझा देता हूं, देखो आप लोगों को। ये ऐसे ही है, तो ये जो है ना, ये दे है, कहां चले गए? तो ये ऐसे ही है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसको यूज टू होने में, ठीक है। तो ये फिलहाल में जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये दे है, दे गॉट अफ्रेड दैट्स द लाइन रोड, ठीक है। अब हमें इसका आंसर बताने कि इसमें क्या आएगा। ऑप्शंस देखो, व्हेन, अंटिल, एज लॉन्ग एज, सिंस, ये हमारे ऑप्शंस हैं। चलो आंसर एक बार बताओ तो आप लोग जरा कमेंट करो तो देखता हूं क्या बता रहे हो। एक बच्चा व्हाट्सएप पूछ रहा है, भैया आपको व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं है, आपने जो रिप्लाई भेजे वो हमारे पास है, हम आपको खुद करेंगे, ठीक है। आपने मैसेज करना, कॉल भी नहीं करना। ठीक है, देखो यहां पे समझा देता हूं।
until का यूज हम तब करते हैं जब कोई एक्शन चल रहा है प्रोसेस में, ठीक है, और कोई दूसरा एक्शन होगा जिस समय वो बंद होगा, ठीक, तो हम until का यूज करते हैं। until का यूज करते हैं हम इस एक्शन के लिए जिस पे जाके ये एक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा होगा कि वो पर्सन पहले से अफ्रेड हो रहा होगा, जब लाइन रोड करेगा तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो जब तक वो लाइन नहीं करेगा तब तक वो मतलब रोड नहीं करेगा तब तक वो अफ्रेड करता रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये until तो ऑप्शन हमारा हो गया गलत, ठीक है। एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है कि जब तक वो डरता रहेगा तब तक वो लाइन रोल करता रहेगा, ऐसा भी नहीं होता, पैरेलल मूवमेंट भी नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। अच्छा, सिंस का जनरली यूज हम तभी करते हैं जब हमें प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाना है। प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है कि कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो, प्रेजेंट तक कंटिन्यू है, ठीक है। यहां पर हम देख रहे हैं एक्शन पास्ट का है, अगर ये पास्ट का एक्शन है तो ये सिंस तो आने जरा। अच्छा, दूसरी एक बड़ी बेसिक सी बात है, अगर आप लोगों ने टेंस में कभी पढ़ा हो तो ये भी पढ़ा होगा कि जब हम सिंस को यूज करते हैं टाइम के पॉइंट को रेफर करने के लिए, ठीक है, मतलब सिंस का यूज करते हैं टाइम के पॉइंट को रेफर करने के लिए, तो फिर जो मेन क्लॉज होती है जिसके लिए टाइम का पॉइंट होता है वो परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट कंटीन्यूअस में होती है। ये जो वर्ड हमने लिखा है पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। आंसर है हमारा व्हेन। अब व्हेन का मतलब क्या है? दे गॉट अफ्रेड दैट्स द लायन रोड, तो व्हेन का मतलब हो गया आफ्टर, मतलब लाइन के रोड करने के बाद में डर गया। अब एक चीज छोटी सी हमें समझनी है कि अगर वो लाइन के रोड करने के बाद में डर गया तो फिर हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों नहीं लिख रहे? फिर तो अगर वो पहले रोड किया तो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस लिखना चाहिए। तो एक चीज हमें यहाँ पे समझनी है जो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ध्यान रखना कि व्हेन के साथ में जब हम किसी ऐसे एक्शन को लिखें जो मेन क्लॉज में मतलब पास्ट में किसी दूसरे से पहले हो गया तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं या नहीं भी लिखते हैं। वो डिपेंड करता है इस बात पे कि वो दोनों एक्शन सेपरेट हैं या फिर क्या नाम इंटरडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मैं देखो एक चीज आपको बताता हूं, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा ही woke up when they shouted, ठीक है। जैसे हमने ये लिखा he woke up when they shouted कि वो जग गया जब मतलब वो चिल्लाए तो वो जग गया। तो ये पहले शाउट किए होंगे, ये बाद में जगा होगा। तो इन्होंने अगर पहले शाउट किया तो हम इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में क्यों नहीं लिख रहे? हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि जो उसने शाउट किया है जगना उसका रिजल्ट है। लेकिन अब ये दोनों एक्शन जो है ना इंटरडिपेंडेंट है, ये काम हुआ तो ये हुआ, अगर वो नहीं होता तो ये भी नहीं होता, तो दोनों ये सेम टाइम फ्रेम के एक्शन माने जाएंगे। हम ये मानेंगे कि ये दोनों एक्शन जो हुए ना वो एक ही टाइम फ्रेम में हुए, मतलब उसका जगना और उनका चिल्लाना, मतलब चिल्लाने की वजह से वो जग गए। तो इस तरीके के एक्शन जो इंटरडिपेंडेंट हो वो दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो कोई ऐसा एक्शन हो कि जो कि इंटरडिपेंडेंट ना हो, सपोज कि he woke up when they went to the city। अब हमने लिखा he woke up when they went to the city कि वो जग गया जब वो शहर चले गए। अब ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि जो आदमी सो रहा होगा वो इसलिए जग गया कि वो शहर चले गए। ये तो समझ में आता है कि उन्होंने शाउट किया इसलिए जग गया, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो शहर चला गया इसलिए वो जग गया, ठीक है। जो आदमी सो रहा है उसको क्या पता कोई चला गया कोई आ गया, ठीक है। तो ये दोनों सेपरेट एक्शन है। जब ये दोनों सेपरेट एक्शन है ना तो ये पास्ट इंडेफिनिट में नहीं पास्ट परफेक्ट में लिखना पड़ेगा, हेड वन। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि व्हेन के साथ में पहले वो एक्शन हम पास्ट परफेक्ट में भी लिखते हैं और नहीं भी लिखते हैं, वो हम तब पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं जब वो दोनों एक्शन सेपरेट हो और एक दूसरे से उनका कोई लेन देना ना हो। लेकिन अगर वो इंटरडिपेंडेंट एक्शन हो तो दोनों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा करो, ठीक है। तो कुल मिला के आंसर हमारा व्हेन हो गया। ये एक्शन पहले हुआ है लेकिन हम इसको पास्ट परफेक्ट में इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि उस एक्शन के होने की वजह से ही दूसरा एक्शन हुआ है और ये दोनों इंटरडिपेंडेंट एक्शंस हैं। अब यहाँ जाते हैं, डैश यू मीट हिम ही विल हेल्प यू, डैश यू मीट हिम he will help you, इसका आंसर बताना। एक बात तुम लोग बताना यहाँ पर जरा, ठीक है, जो भी बच्चे इस समय हैं कमेंट करने के बाद, क्या आप लोगों को आवाज सुनाई पड़ रही है प्रॉपर? जो भी बच्चे इस समय YouTube पर हैं एक बार जल्दी से ये बताएं, is the sound audible? Am I audible to you?
आवाज कैसे आ रही है जब मैं माइक यूज कर रहा हूँ? अच्छा, मजे की बात पता है क्या, मैंने ये बात इसलिए पूछी क्योंकि अभी तक जब मैं वीडियो बनाता था ना, हमारे पास वो वुडन बोर्ड था, तो एक माइक होता था जो मैं यूज करता था यहाँ पर, ठीक है, और कैमरे से उसकी रिकॉर्डिंग होती थी। आज वो मेरे पास माइक नहीं है। अब मैं इतनी देर पढ़ा चुका हूं, तब मुझे याद आया कि माइक तो है नहीं, तो फिर ये बच्चे सुन कैसे रहे होंगे, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि इसमें कोई ऐसा एप्लीकेशन है, बोर्ड में कोई ऐसा फीचर है कि ये आवाज को मतलब ऑडियो इनपुट ले रहा है। चलो ये भी बढ़िया, माइक का खर्चा भी बचा, ठीक है। तो देखिए अब आ जाते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन पे, डैश यू मीट हिम ही विल हेल्प यू, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, अगर हम एज लॉन्ग एज लिखेंगे तो हमने पढ़ा कि एज लॉन्ग एज का मतलब ये होता है कि दोनों एक्शन एक साथ में हो रहे हैं, मतलब ये एक्शन हो रहा है और इसी के साथ में दूसरा एक्शन भी हो रहा है। तो ही विल हेल्प यू एज लॉन्ग एज यू विल ओबे हिम, जब तक तुम उसकी बात मानोगे तो तुम्हारा मतलब मदद करता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो मदद तब तक करता रहेगा जब तक तुम उसकी बात को मानते रहोगे, मतलब तुम उसकी बात मानते रहो, वो हमेशा तुम्हारा हेल्प करता रहेगा। तो ये दोनों एक्शन है एक साथ चल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों एक साथ हो नहीं सकते। He will help you dash you meet him, जब तुम उसको मिलोगे तब वो मदद करेगा, मतलब ये काम पहले होगा वो उसके बाद में होगा। तो as long as तो आ नहीं सकता, ठीक है, as long तो आएगा नहीं। अच्छा, since जो है वो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि जब भी हम since लिखते हैं, ठीक है, तो वो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ होता है, प्रेजेंट में कंटिन्यू होता है, ठीक। अच्छा, अगर मान लो हम since यहाँ पे लिख दें तो इसको पास्ट में होना चाहिए था, ये meet जो है ना इसकी जगह होना चाहिए met, और जब ये मेट हो जाएगा तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होना चाहिए, ठीक। तो ये जो सिंस है ना, ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। सिंस को तभी यूज क्या करो जब हमें पास्ट के पॉइंट्स को रेफर करना हो, ठीक है। उसके बाद आएंगे बिफोर। अगर हम ये लिखते हैं बिफोर यू मीट हिम ही विल हेल्प यू, तो बिफोर मीनिंग लॉजिकल नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम उसको मिलोगे तो पहले मिलोगे बाद में हेल्प करेगा, ये तो समझ में आता है, लेकिन वो तुम्हारी मदद पहले कर देगा तो मिलोगे बाद में, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो इसका मीनिंग लॉजिकल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ये रहा आंसर, व्हेन यू मीट हिम ही विल हेल्प यू, ठीक है। तो जो व्हेन होता है ना, इसको हम तब आफ्टर के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम बिफोर लिख देंगे तो मीनिंग लॉजिकल नहीं रहेगा। ही विल हेल्प यू बिफोर यू मीट हिम, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो तुम्हारी मदद करेगा मिलने से पहले, जो कि हमें पता लॉजिकल नहीं है, मिलने के बाद ही मदद होगी तो पहले नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे आंसर हो गए। तो इसके बाद में नेक्स्ट पे आता है, देखो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस आ गए होंगे। They won't come here dash it is 11:30 and they won't come here dash you are gone, ठीक। इन क्वेश्चंस के एक बार ऑप्शन आप लोग कमेंट करें तो मैं देखता हूं तुम लोगों के कमेंट, हालांकि सामने स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं, एक बार करो तो एक बार कमेंट करो अपने आंसर्स तुम लोग इन दोनों क्वेश्चंस के। चलो बढ़िया आंसर कर रहे हो तुम लोग। अब देखो यहां पे समझना, दे वोंट कम हियर डैश इट इज 11:30, ठीक है। पहला ऑप्शन है एज लॉन्ग एज। फिर से मैं एक बार समझा देता हूं, एज लॉन्ग एज का यूज तभी किया करो जब वो दोनों एक्शन साथ में चल रहे हो। ये दोनों एक्शन साथ के है नहीं, 11:30 जो है वो एक टाइम का पॉइंट है, वो अलग है, और दे वोंट कम हियर अलग है, ठीक है। एज लॉन्ग एज जनरली जब भी हम लिखते हैं ना, तो वो दोनों ही एक्शन, एक मिनट, यहां पे ऐसे समझना, एज लॉन्ग एज जब भी हम जनरली लिखते हैं, ये क्वेश्चन चेंज हो जा रहे हैं, हट गया, एक ही बार क्लिक करना, हो गया, ठीक है। एज लॉन्ग एज जनरली हम तब यूज करते हैं जब वो दोनों एक्शन ना टाइम टेकिंग होते हैं, दोनों टाइम टेकिंग एक्शन होते हैं और वो एक साथ में चल रहे होते हैं। एक साथ में चलने का मतलब ये है कि जैसे ये एक्शन चल रहा है, इसी के साथ में ये एक्शन भी चल रहा है, लेकिन हमें पता है जो इट इज 11:30 है ना, वो कोई ड्यूरेशन नहीं है, वो पॉइंट है टाइम का। क्योंकि वो टाइम का पॉइंट है तो एज लॉन्ग एज नहीं है, ऑप्शन गलत हो गया, ठीक। उसके बाद में आ गया until, ठीक है। They won't come here until it is 11:30, ये हालांकि आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, they won't come here until it is 11:30,
लेकिन आगे बढ़ते हैं, बिफोर लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर तुम्हें ध्यान हो तो अभी जो बिफोर के मीनिंग डिस्कस कर रहे थे उसमें एक मीनिंग बिफोर का अंटिल भी था, बिफोर का एक मीनिंग अंटिल भी था, ठीक है। सिंस तो खैर नहीं आएगा तो गलत है, इसको हटा दो, ठीक। सिंस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जब भी तुम सिंस यूज करोगे ना तो टाइम हमेशा पास्ट का होगा, लेकिन ये जो टाइम है ना पास्ट का नहीं है, प्रेजेंट का है, इट इज 11:30, ठीक है। तो ये गलत हो गया, सिंस आएगा नहीं। अब यहाँ पे एक चीज समझना, जब बिफोर का मतलब भी अंटिल होता है, अगर कुछ बच्चे को ये मानने में मुश्किल हो रहा हो कि बिफोर का अंटिल क्यों होता है, ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। They will have suffered much before their plan works। अब जैसे ये जो हमने क्वेश्चन लिखा है ना, they will have suffered much before their plan works, ठीक है। जब तक उनका प्लान काम करेगा तब तक वो बड़ा नुकसान उठा चुके होंगे। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बिफोर का मतलब अंटिल ही है। कैसे? अंटिल का यूज हम तब करते हैं जब हमें ये बताना हो कि जो एक्शन प्रोसेस में है ना वो उस पॉइंट पे जिसको हम अंटिल के थ्रू रेफर कर रहे हैं जाने पे खत्म हो जाएगा। मतलब ये एक टाइम का पॉइंट है और ये एक्शन चल रहा है, लेकिन ये एक्शन तब तक ही चलेगा जब तक कि अंटिल के साथ लिखा गया टाइम नहीं आता। जैसे वो अंटिल के साथ लिखा गया टाइम आएगा वैसे ये एक्शन खत्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो हमने लिखा ना दे विल हैव सफर्ड मच, कि वो बहुत नुकसान उठा चुके होंगे बिफोर देयर प्लान वर्क्स, जब तक उनका काम करेगा तब। तो इसका मतलब वो नुकसान उठाएंगे कब तक? जब तक कि प्लान काम नहीं करेगा। जैसे उनका प्लान काम कर जाएगा तो उनका घाटा बंद हो जाएगा, फायदा शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बिफोर होता है ना इसका मतलब अंटिल ही होता है इस तरीके की सिचुएशन में। अब हम देखें तो इस तरीके से दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, अंटिल भी सही हो सकता है और बिफोर भी सही हो सकता है। अब यहाँ से काम की बात, काम की बात ये है कि जब कभी टाइम एक्सप्रेशन लिखा हो, अब जैसे ये जो हमने लिखा ना बिफोर देयर प्लान वर्क्स, ये एक एक्शन है, प्लान का काम करना एक एक्शन है, लेकिन इट इज 11:30 कोई एक्शन नहीं है, वो टाइम का पॉइंट है, ठीक। अब जब टाइम के पॉइंट को रेफर करना हो तो हमेशा अंटिल लिखना, ओ सॉरी उल्टा कहेगा, तब हमेशा बिफोर का यूज करना। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि बिफोर का मतलब अंटिल भी होता है, ठीक। और उसका यूज मेनली हमें मतलब हम बिफोर अंटिल को एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें किसी टाइम एक्सप्रेशन को लिखना है तो फिर हमेशा अंटिल का ही हमेशा बिफोर का यूज करना। मैं ये बात एक एग्जांपल से और समझा देता हूँ, थोड़ा सा इसकी थिकनेस कम करता हूँ और कलर चेंज करता हूँ, अब समझना। जैसे हमने लिखा डैश यू आर 18 you can't sell this property। अब जैसे हमने लिखा डैश यू आर 18 यू कांट सेल दिस प्रॉपर्टी, अब इसमें हमें ऑप्शन दे दिया बिफोर या अंटिल। अब देखो अगर बिफोर और अंटिल ऑप्शन ना दिया जाए तब तो फिर हमेशा मतलब जो चाहे अपना लिख लो, अंटिल दिया तो अंटिल लिख दो, बिफोर दिया बिफोर लिख दो। अगर दोनों ही दिए हो तो जब हम टाइम का एक्सप्रेशन लिख ही देते हैं कोई ना कोई, जैसे हमने यहाँ पे 18 ईयर लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे 11:30 लिख दिया, तो हमेशा बिफोर लिखा करो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसमें बिफोर आ जाएगा, बिफोर इट इज 11:30, ठीक है। जब कोई एक्शन लिखा हो तो अंटिल या बिफोर कुछ भी लिख लो, लेकिन जब टाइम एक्सप्रेशन दिया हो तो हमेशा ही बिफोर का यूज किया करो। अब आ जाते हैं इस पे, दे वॉन्ट कम हियर डैश यू आर गॉन, ठीक। अब हमने कहा वो यहाँ आएंगे नहीं जब तक तुम जाओगे नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो यहाँ पर भी नहीं है और वो यहाँ पर तब तक नहीं होंगे जब तक कि ये वाला काम नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब जब ये काम हो जाएगा तो ये भी बंद हो जाएगा। हालांकि उनका यहाँ पे होना जो है ना हम उसे नहीं रेफर कर रहे, हम उनके नहीं होने को रेफर कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है ना दे वॉन्ट कम हियर, कि वो यहाँ तब तक नहीं आएंगे, डैश यू आर गॉन, तो इसका मतलब ये दोनों एक्शन है अलग अलग टाइम के और इसके होने पे ये बंद हो जाएगा या उसके होने पे ये बंद हो जाएगा। जब किसी एक के होने से कोई दूसरा एक्शन बंद हो जाए ना तो फिर हमें वहां पे अंटिल का यूज करना पड़ता है। तो ये हमारा आंसर आ गया अंटिल, दे वॉन्ट कम हियर अंटिल यू आर गॉन, ठीक है। एज लॉन्ग एज मैं फिर से बता देता हूँ, एज लॉन्ग एज तभी यूज किया करो जब दोनों एक्शन साथ में चलने वाले हों, एक साथ चल रहे एक्शन है तो एज लॉन्ग एज लिख दो, ठीक है। एज लॉन्ग एज आएगा नहीं यहाँ पर, व्हेन भी आएगा नहीं, ठीक है। और एज सुन एज तो खैर अभी मैं बताऊंगा, इसके यूज समझाऊंगा तो ये समझ में आ जाएगा अपने आप क्यों नहीं आएगा। चलो ये क्वेश्चन हुए हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा ये
अब देखो, he crossed many rivers dash he reached his destination. एक बच्चा कह रहा है सर कमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, पोस्ट नहीं होता। अगर बच्चे कमेंट में प्रॉब्लम हो रही, पोस्ट नहीं होता, तो मैं कमेंट तुम लोगों को पढ़ कैसे पा रहा हूँ, ठीक है। फोन वगैरह में कोई होगी दिक्कत, देखो एक बार सही करो उसको। चंद्रवीर राजपूत, नमस्ते सर जी, नमस्ते भाई, मस्त रहो। यहाँ देखो, he crossed many rivers as he reached his destination. It is going out of the board. What is going out of the board here? ये ऐसा है, आज मैं पहली बार स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लगता है राइटिंग वगैरह भी शायद ठीक नहीं होगी, धीरे धीरे फिर हम लोग इसको सही कर लेंगे। एक दो क्लास में ना हम लोग इसको सही कर लेंगे। क्या दिख रहा है यहाँ पे, चलो छोड़ो उसको। चलो खैर, आंसर तो तुम लोग सही दे रहे हो। देखो, he crossed many rivers before he reached his destination. अब एक चीज ध्यान देना, ये जो रीच वर्ब है ना, ये बड़े काम की वर्ब है। काम की वर्ब का मतलब मैं समझा देता हूं क्या होता है। ये जो रीच वर्ब है ना, जैसे हमने कोई मोशन स्टार्ट किया, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। किसी ने ए पॉइंट से मोशन स्टार्ट किया, ठीक है। ये जो इसका मूवमेंट है ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस का, इसको हम कहते हैं गो। गो हम तब कहेंगे जब ये मोशन इस तरीके से हो रहा, मतलब हम यहां पर हो और उधर को कुछ जा रहा हो। लेकिन अगर हम यहां पर होंगे तो हम इसके लिए यूज कर लेंगे कम। तो मतलब ये डिपेंड करता है, यहां पे जो खड़ा आदमी है वो कम वर्ब का यूज करेगा, यहां पे जो खड़ा आदमी है वो गो वर्ब का यूज करेगा, ठीक है। तो गो और कम जो है ना, मोशन है। गो और कम का मतलब है ट्रांजिशन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांजिशन। अच्छा, यहां से जो मूवमेंट स्टार्ट हो रही है तो इसके लिए वर्ब यूज हो जाएगी स्टार्ट। और जैसे यहां पे मोशन हो गया, पहुंच गया, ठीक है, तो ये हो गया रीच। मैं जो समझाना चाहता हूं डायरेक्टली वो ये कि रीच वर्ब रिजल्ट के लिए होती है। रीच वर्ब का मतलब होता है कि उसके बाद में काम खत्म, जब वो पहुंच गया तो बात खत्म हो गई। तो अगर हम लिख रहे हैं रीच हिज डेस्टिनेशन, तो इसका मतलब फाइनल पॉइंट है उसका डेस्टिनेशन पे पहुंचना। अच्छा, जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया तब तो फिर रिवर्स उसने क्रॉस करी ही क्या होंगी, उसके बाद तो रिवर क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं, जब पहुंच गया। तो अगर उसके बाद में करी नहीं होगी तो ये आफ्टर तो गलत हो गया, क्योंकि डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद में रिवर क्रॉस नहीं करेगा ना, तो ये आफ्टर गलत हो गया, ठीक। अच्छा, इन केस अगर हम बाय द टाइम लिख दें, क्योंकि बाय द टाइम का मतलब भी बिफोर होता है, ठीक। अब देखो एक चीज और समझा देता हूं, व्हेन भी नहीं आएगा, ठीक है। व्हेन ही रीच्ड हिज डेस्टिनेशन, तो इसका मतलब जब वो डेस्टिनेशन पहुंच गया तब उसने रिवर्स क्रॉस किया, तब रिवर क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि रीच का मतलब फाइनल होता है। फाइनल का मतलब जब वहां पे पहुंच गया तो वो काम हो नहीं पाएगा। अब यहाँ पे मैं समझना है कि बाय द टाइम और बिफोर, ये दोनों जब हम यूज करते हैं ना, तो ये बैकवर्ड एक्शन को रेफर करते हैं कि पहला वो एक्शन, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे आंसर हमारा बाय द टाइम ही होगा, बिफोर होगा नहीं, मतलब बिफोर होगा, बाय द टाइम नहीं होगा। इसका वजह मैं बता देता हूँ। ये जो बाय प्रिपरेशन है ना, बाय जो प्रिपरेशन टाइम के लिए यूज करते हैं, होता क्या है कि बाय होती है प्रिपरेशन और बाय द टाइम होता है कंजंक्शन। बाय द टाइम जो होता है ये कंजंक्शन होता है, ठीक है। तो बाय प्रिपरेशन होती है, बाय द टाइम कंजंक्शन होता है। अगर हमें कोई घड़ी या कैलेंडर का टाइम लिखना है तो हम बाय लिखेंगे, बाय 5 PM, बाय मंडे, बाय संडे, बाय ट्यूसडे, ठीक है। लेकिन अगर हमें कोई इवेंट लिखना है तो हम बाय द टाइम लिखेंगे, बाय द टाइम यू रिटर्न, बाय द टाइम ही कम्स, वगैरह वगैरह, ठीक। अच्छा, बाय का मतलब होता है कि कोई भी एक्शन जो होगा ना, वो उस पॉइंट से पहले, जिसको हम बाय के थ्रू रेफर कर रहे हैं, उससे पहले होगा, उसके बाद नहीं होगा। पहले का मतलब वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो जनरली वो एक्शन जो हम बाय द टाइम के साथ में लिखते हैं वो रेफरेंस बन जाता है, और उससे जिस दूसरे एक्शन को रिलेट करते हैं वो उससे पहले हो चुका होता है, तो हमें परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ता है। अगर यहाँ पे परफेक्ट टेंस लिखा होता, he had crossed many rivers dash he reached his destination, तो बाय द टाइम आता। तो ये चीज हमेशा ध्यान देना कि जब भी हम बाय द टाइम क्लॉज का यूज करते हैं, ठीक है, तो वो एक डेडलाइन होती है। डेडलाइन का मतलब ये होता है कि जो भी दूसरा एक्शन होता है जिसके लिए उस डेडलाइन को रेफर किया जा रहा था वो उससे पहले हो गया होता है। क्योंकि वो पहले हो गया तो परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस लिखा है तो ये आएगा नहीं, ये आंसर बिफोर। नेक्स्ट आ जाते हैं, मोहन हैड won many awards as he got 30, ठीक। अब एक चीज समझना, अगर हम हैड won लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका मतलब हुआ तो पहले है।
अच्छा पहले वो एक्शन जो होते हैं वो हम एज सून एज के साथ भी लिखते हैं। एज सून एज जो होता है ना, हाँ गॉन इन ट्रांसिटिव वर्ब होती है बच्चे, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट परफेक्ट है। अब यहाँ पे हमें समझना ये कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो एक अलग एक्शन होता है, पास्ट इंडेफिनिट वाला अलग एक्शन होता है, वो पहले वो होता है। अगर वो दोनों इंटरडिपेंडेंट हो तो दोनों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना पड़ता है। जनरली जब हम ये एज सून एज लिखते हैं ना, एज सून एज, तो वो दोनों एक्शन एक साथ ही हुए होते हैं। एज सून का मतलब उसी समय, एज सून एज का मतलब एट द सेम मोमेंट होता है, एट द सेम मोमेंट। तो अगर हम एज सून एज लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब वो दोनों एक्शन सेम मोमेंट के हैं। अगर वो दोनों सेम मोमेंट के हैं तो दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे, उनमें से कोई भी हम पास्ट परफेक्ट में नहीं लिख पाएंगे। मैं ओनली एक ऐसी एग्जांपल तुम्हें दे देता हूं अगर तुम लोगों को ध्यान रहा हो तो। जब हम नो सूनर यूज करते हैं तो नो सूनर के साथ में हमें जनरली पास्ट परफेक्ट टेंस लिखना पड़ता है, ठीक है। नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन दे वॉक अप, ऐसे लिखते हैं। लेकिन जब हम उस नो सूनर को रिप्लेस कर देते हैं एज सून एज से, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखना पड़ता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखने की वजह ये होती है कि जब हम एज सून एज लिखते हैं तो वो दोनों एक्शन सेपरेट नहीं हो सकते, क्योंकि एज सून एज का मतलब ये होता है एट द सेम मोमेंट। एट द सेम मोमेंट का मतलब ये कि वो दोनों एक्शन एक ही साथ में हुए होते हैं, ठीक है। हालांकि वो कंसेक्यूटिव एक्शंस होते हैं, सीक्वेंस में हुए होते हैं, लेकिन चूंकि उनका टाइम फ्रेम एक ही होता है तो दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। तो एज सून एज यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है, वो पास्ट इंडेफिनिट है। ये गलत हो गया, ठीक। अच्छा चूंकि ये हैड वन मैनी अवार्ड्स लिखा है तो उसने कई अवार्ड्स जीते, तो उसने सारे अवार्ड्स एक साथ तो नहीं जीते होंगे, उन अवार्ड्स को उसने वन बाय वन जीता होगा, तो वैन भी आ नहीं पाएगा। अगर ये सिंगल इवेंट होता तो भले ही एक बार मान लेते ही गॉट 30, लेकिन ये मल्टीपल इवेंट्स हैं। मैनी अवार्ड्स का मतलब उसने कई अवार्ड जीते और वो बार बार नहीं जीते होंगे, तो वैन आएगा नहीं, ठीक है। सिंस जैसा कि तुम जान ही रहोगे फिर से नहीं आ पाएगा, ठीक है। सिंस का मतलब ये हो जाएगा कि काम यहां से स्टार्ट हुआ उसके बाद में होता है, ठीक। ये आ गया बाय द टाइम। बाय द टाइम ही गॉट 30, जब तक वो 30 का हुआ तब तक उसने इतने जीत लिए, ठीक। तो फिर से एक बात समझ लेना, यहाँ पे हमने क्रॉस लिखा था जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, क्योंकि वो पहले ये भी हुआ, पहले ये भी हुआ, ठीक है। ये क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा था तो हम बाय द टाइम नहीं लिख पाए, क्योंकि बाय द टाइम हमेशा कंप्लीशन शो करता है और कंप्लीशन के लिए हमें परफेक्ट टेंस की वर्ब यूज करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे परफेक्ट टेंस लिखा हुआ तो हमने बाय द टाइम लिख दिया, तो ये एक्शन भी पहले हुआ, वो एक्शन भी पहले हुआ, उसके लिए हमने बिफोर लिखा, इसके लिए हमने पास्ट परफेक्ट बाय द टाइम लिख दिया। तो बाय द टाइम जब भी लिखोगे ना तो वहां पे हमेशा परफेक्ट टेंस होना चाहिए। चलिए ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन, अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, he has been my friend dash I met him first, someone stole his luggage dash he was asleep, ठीक। इन क्वेश्चंस के भी जरा एक बार आंसर बताना था आप लोग। एक बच्चा पूछ रहा है सर कितना कॉस्ट पड़ा न्यू डिजिटल बोर्ड का। ये नया डिजिटल बोर्ड बच्चे मैं बताता हूं आपको, ये बोर्ड आया है 2,20,000 प्लस 28% जीएसटी, ठीक है। ऐसे आंसर बताओ तुम, बोर्ड छोड़ो। ए दोनों में ए आ जाएगा क्या? हाँ तो देखो इसे समझना, he has been my friend, तो अगर हम ये लिख रहे हैं ना he has been my friend, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ये है कि जो बात हम कह रहे हैं ना वो आज भी वैलिड है। तो मैं से जो बच्चे जानते हो ठीक है, जो ना जानते हो मैं उनको बता देता हूँ कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो पास्ट का एक्शन होता है, लेकिन वो पास्ट का एक ऐसा एक्शन होता है जो प्रेजेंट में भी वैलिड होता है। जैसे अगर मैं कह दूं he has been my friend, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आज ही मेरा दोस्त बन गया, वो पास्ट के किसी पॉइंट से मेरा दोस्त है और आज तक है, ठीक। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना उसका टाइम होता है पास्ट प्लस प्रेजेंट, तो मतलब वो पास्ट का एक्शन होता है जो प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहता है। अब अगर पास्ट का एक्शन होता है और प्रेजेंट तक कंटिन्यू होता है तो ऑब्वियस बात है उसकी स्टार्टिंग पास्ट के किसी पॉइंट पे हुई होगी। अगर हमें उस पॉइंट को रेफर करना पड़े तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं सिंस। तो जो सिंस प्रीपोजिशन होती है या सिंस जो कंजंक्शन हम यूज करते हैं टाइम के लिए, ये टाइम के उस पॉइंट को रेफर करता है जहां से कोई एक्शन स्टार्ट हुआ होता है। अगर हम ये लिख रहे हैं हैज बीन, तो ये प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये पास्ट प्लस प्रेजेंट है, ये पास्ट का एक्शन है जो प्रेजेंट में आ गया। अच्छा ये है मेट हिम फर्स्ट, ये पास्ट का वो पॉइंट है,
तो जब हम उसको फर्स्ट टाइम मिले तब से लेकर आज तक हमारा दोस्त है, तो हम पास्ट के किसी ऐसे पॉइंट को रेफर कर रहे हैं जहां से कोई होके एक्शन आज भी अभी तक वैलिड है, तो सेंस आ जाएगा। और वो सेंस का जो भी मीनिंग बताया था उसको ध्यान रखना। सेंस का मतलब होता है फ्रॉम पास्ट टिल प्रेजेंट, पास्ट के किसी पॉइंट से प्रेजेंट तक, ठीक है। तो इसमें तो ये आ जाएगा, खत्म हो गया। अब आ जाते हैं इस पे, समवन स्टोल हिज लगेज। एक देखो बच्चा उसमें आफ्टर लिख रहा है आंसर, ठीक है। मैं बता देता हूं एक चीज तुम लोगों को और भी, अगर यहाँ पे आफ्टर लिख दोगे, व्हेन लिख दोगे, ठीक है, या एज सून एज लिख दोगे, तो होगा क्या? देखो हमने एक सेंटेंस लिखा, ही is ready when they arrive। अब जैसे हमने लिखा he is ready when they arrive, अब ये जो when they arrive हमने लिखी है ना क्लॉज, ये क्लॉज टाइम है, when है, before है, after है, as soon as है, until है, ठीक है। तो ये जितने कंजंक्शन डिस्कस कर रहे हैं ना, ये कंजंक्शन टाइम को रेफर करते हैं। तो ये when they arrived है टाइम। अच्छा, अगर वो टाइम है तो ये है वो एक्शन जिसका वो टाइम है, ठीक है। तो he is ready जो इवेंट है, इस इवेंट का टाइम वो लिखा when they arrived। अगर हम देखें तो arrived पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो पास्ट को रेफर करता है। तो इसका मतलब ये जो he is ready है ना, ये इवेंट पास्ट का है। अगर ये इवेंट पास्ट का है तो इस गलत हो गया, was लिखना पड़ेगा। अब इससे तुम्हें क्या समझ में आएगा मैं जो समझाना चाहता हूं, अगर as soon as लिखोगे, when लिखोगे, आफ्टर लिखोगे, तो ये इवेंट पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो अगर ये पास्ट का होगा ना तो यहाँ पे तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट गलत हो जाएगा, was लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि लॉजिकल होगा नहीं। तो दो करेक्शन तो नहीं कर लो ना, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, आंसर सिंस आएगा। अच्छा, सिंस क्यों आ जाएगा? क्योंकि सिंस रेफर करता है उस पॉइंट को जहां से कोई काम स्टार्ट हुआ। तो अगर ये पास्ट है तो इसका मतलब ये काम वहां से स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक वैलिड है, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहां पे हैज बीन लिख दिया, ठीक है। तो आंसर ये है। इसमें आ जाओ, समवन स्टोल हिज लगेज as he was asleep, ठीक। अब सिंस अगर लिख नहीं पाओगे, क्योंकि अगर तुम सिंस लिख दोगे तो इसका मतलब ये जब काम स्टार्ट हुआ ना उसका सोने का, जिस समय वो सोया, तो अगर वहां पे कोई काम स्टार्ट हुआ तो उसका इफेक्ट क्या होगा? प्रेजेंट में आएगा। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा हो, तो सिंस आएगा नहीं, वो भी गलत हो गया। बाय द टाइम हमने अभी पढ़ लिया कि परफेक्ट टेंसेस के साथ लिखा जाता है। जब हम बाय द टाइम लिखते हैं ना तो इसका मतलब उस समय तक कोई एक्शन हो चुका था। बाय द टाइम ही वाज asleep someone had stolen his luggage, कि जिस समय तक वो सोया उससे पहले कोई उसका बैग चुरा ले गया, तब तो फिर यहाँ पे had stolen लिखा हो तब तो बाय द टाइम आ जाएगा। परफेक्ट टेंस लिखा नहीं तो बाय द टाइम आएगा नहीं, ठीक है। अब हमें ये इन दोनों में से एक को चूज करना है कि किसी ने उसका बैग लगेज चुरा लिया उसके सोने से पहले या सोने के बाद, ठीक है। अब देखो मुझे लगता है कि इस तरीके की सिचुएशन में लॉजिक काम करता है। लॉजिक का मतलब होता है कॉमन सेंस, कि अगर हम ग्रामर की बात करें, रूल की बात करें, तब तो दोनों जस्टिफाइबल है। हो सकता है कोई आदमी सोया उससे पहले बैग चुरा लिया, हो सकता है बाद में चुरा लिया, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन एक चीज सोचो, अगर किसी पर्सन के यहाँ कुछ चोरी हो जाएगी, किसी पर्सन की कुछ चोरी हो जाएगी, फिर मुझे लगता नहीं वो सो पाएगा। हालांकि वो सोएगा अभी 2-3 दिन बाद सोएगा या 4-5-6 घंटे बाद सोएगा, तब तुम दोनों एक्शन को रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर वो दोनों एक्शन इतने बड़े टाइम गैप में होंगे तब फिर आप उनको रिलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बिफोर जो है ना, ये तो मीनिंग गलत करेगा, आफ्टर आंसर आएगा। तो जब भी हम भाषा सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, तो वहां पे हमें दोनों चीजें मेंटेन करनी चाहिए। जो ग्रामेटिकल यूजेस होते हैं वर्ड्स के, वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, और साथ ही साथ में जो हम कह रहे हैं वो बात लॉजिकल होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल सही होता है लेकिन लॉजिक गलत हो जाता है, तो लॉजिक को जस्टिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ये लिख देंगे someone stole his luggage before he was asleep, कि मतलब किसी ने उसका बैग चुरा लिया सोने से पहले, ठीक है, तो जिसका बैग वो चोरी हो जाएगा वो जनरली सोएगा नहीं, ठीक। तो ये हमारा गलत हो गया, वो आंसर हो गया। अब खैर चलो अगला क्वेश्चन देखो, आंसर बताओगे इसके भी। इसके लिए crackers produce noise, smoke and light dash the explode। कितने क्वेश्चंस हैं? ठीक है, ये देखो, क्या है फर्स्ट में आंसर? क्रैकर्स प्रोड्यूस नॉइस, स्मोक एंड लाइट डैश द एक्सप्लोड। अब देखो क्रैकर्स का एक्सप्लोड करना, ठीक है,
और उसमें से नॉइस निकलना या लाइट निकलना या स्मोक निकलना, वो साइमल्टेनियस एक्शन होते हैं। साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ होने वाले एक्शन होते हैं, वो सीक्वेंस में कंसेक्यूटिव तो होते नहीं है। तो बिफोर और आफ्टर तो छोड़ो, क्योंकि बिफोर और आफ्टर हम तब यूज करते हैं जब हमें किन्हीं ऐसे दो एक्शंस को रेफर करना हो, ठीक है, जो कि कंसेक्यूटिव तो है लेकिन वो आगे पीछे होने वाले एक्शन है। लेकिन हमें पता ऐसा नहीं है, एक्सप्लोजन और नॉइस एक साथ में होता है, मतलब जब वो एक्सप्लोड होता है उसी समय आवाज भी होती है, ठीक है। तो बिफोर आफ्टर आएंगे नहीं, खत्म हो गया, ठीक। अच्छा, एज लॉन्ग एज, मैं फिर से एक बार याद दिलवा देता हूं लास्ट टाइम कि हम एज लॉन्ग एज का यूज तब करते हैं जब हमें टाइम टेकिंग इवेंट्स को एक साथ लिखना हो। टाइम टेकिंग का मतलब जो दोनों एक साथ में कंटिन्यू रहे। लेकिन जो एक्सप्लोड होना है ना, वो टाइम टेकिंग नहीं है, वो क्विक एक्शन है। क्योंकि वो क्विक एक्शन है, वो ऑल ऑफ अ सडन होगा और फिर उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। क्योंकि वो कंटिन्यू नहीं रहेगा तो एज लॉन्ग एज आएगा नहीं। तो ये भी गलत हो गया, ये आंसर हो गया। व्हेन का मतलब एट द सेम टाइम, व्हेन का मतलब एट द सेम टाइम, जिस समय वो एक्सप्लोड होते हैं उसी समय वो आवाज होती है, ठीक है। दे डोंट वर्क डैश देयर बॉस इज अवे। 10th क्वेश्चन का आंसर बताना। 10th क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग। They don't work as their boss is away. देखो सिंस आएगा नहीं, ठीक है। सिंस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जब हम सिंस को यूज करते हैं टाइम को रेफर करने के लिए, तो वो टाइम का पॉइंट होता है हमेशा पास्ट का, लेकिन ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये गलत हो गया सिंस। अच्छा, until भी आएगा नहीं, they don't work until their boss is away। तो इसका मतलब until जो होता है नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। तो इसका मतलब जब उनका बॉस नहीं होगा तब तक वो काम नहीं करेंगे, मतलब जब बॉस चला जाएगा तब काम करेगा। ऐसे लोग तो दुनिया में रेयर ही होते हैं, ठीक है, कि बॉस है तो काम नहीं कर रहे, बॉस नहीं है तो काम कर रहे। तो ये मीनिंग गलत है, लॉजिकली गलत है, ठीक है। ये पता सेंटेंस until के साथ सही हो सकता था अगर इसमें नॉट ना लिखा होता। अगर हम ऐसे लिखते दे वर्क until their boss is away, ठीक है, तो इसका मतलब वो काम करते रहेंगे कब तक, जब तक उनका बॉस नहीं चला जाएगा। और जैसे ही बॉस गया वैसे ही काम बंद। तो इसका मतलब बॉस के जाने पे वो काम बंद हो जाएगा, तब तो until आ जाएगा। लेकिन ये लॉजिकल लगता है कि वो तब तक काम नहीं करेंगे जब तक बॉस नहीं जाएगा। तो ऐसा कौन है कि बॉस जाएगा तभी काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये until गलत हो गया, ठीक। अब while आ जाएगा या before आ जाएगा, ठीक है। अगर हम before लिख देंगे तो इसका मतलब उनके बॉस के जाने से पहले वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी वही until वाला मीनिंग होता है, until और before का मीनिंग सेम ही होता है। तो ये भी गलत हो गया। while हमारा सही हो गया। while का मतलब है at the same time, while का मतलब हो गया at the same time। they don't work and while their boss is away, ठीक है। तो while का मतलब जब तक बॉस नहीं है, ठीक है, तब तक वो काम नहीं करेंगे। बॉस आ जाएगा तो काम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और समझना, अगर हम चाहते हैं यहाँ पे while की जगह तो as long as भी लिख सकते थे, they don't work as long as their boss is away, कि जब तक बॉस नहीं होता तब तक वो काम नहीं करते, ठीक। तो while का और as long as का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। while का और as long as का मीनिंग सेम होता है। चलो ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया, I shall let you know dash I receive any updates, ठीक, and they will not help you dash you obey them। इनका भी एक बार आंसर बताना हम लोग। इनका भी एक बार आंसर बता दो। I shall let you know dash I receive any update and they will not help you dash अब देखो समझना, I shall let you know dash any update, ठीक है, कि ये पर्सन उसको अपडेट करेगा, उसके बारे में बताएगा जब उसको अपडेट मिलेगी, ठीक है। दोनों ये क्विक एक्शन है। रिसीव करना अपडेट भी टाइम टेकिंग नहीं है और इन्फॉर्म करना भी किसी को टाइम टेकिंग नहीं है। तो एज लॉन्ग एज तो आने से रहा, ठीक है। अच्छा, बिफोर लिख नहीं सकते क्योंकि अपडेट मिलने से पहले उसको कोई इन्फॉर्म करेगा नहीं, इन्फॉर्म किया जाएगा बाद में ही। तो ये भी आने से रहा, ठीक है। अनटिल जो रह गया, अब हम इससे देखते हैं कि अगर इसे लिख देंगे तो मीनिंग गलत हो जाएगा। I shall let you know until I receive any update। until का मतलब if I don't,
अगर मुझे कोई अपडेट नहीं मिलेगी तो आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है, अपडेट मिलेगी तो बताया जाएगा, तो ये अनटिल गलत हो गया। आंसर हो गया एज सून एज। अब यहाँ पे एक चीज समझना, एज सून एज को हम यूज करते हैं तब, जैसे एक भी हो गया हमारा कंजंक्शन एज सून एज टाइम के लिए, और इसका एंटोनिम होता है जस्ट देन। जस्ट देन का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी ऐसे एक्शन को रेफर करना हो जो कि किसी दूसरे एक्शन के बाद में हो रहा है, और एज सून एज को तब यूज करते हैं जब हमें किसी ऐसे एक्शन का रेफर करना हो जो किसी दूसरे से पहले हो रहा है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जस्ट देन का यूज करते हैं फॉलोइंग एक्शंस के साथ, जो बाद में होने वाले एक्शंस होते हैं उनके साथ में हम जस्ट देन का यूज करते हैं, और जो पहले होने वाले एक्शंस होते हैं उनके साथ में हम एज सून एज का यूज करते हैं। एक एग्जांपल से ऐसे समझा देता हूं, एज सून एज he entered the lights went off। as soon as he entered the lights went off का मतलब कि लाइट्स उसके आते टाइम ही चली गई, मतलब जैसे उसने एंटर किया उसी सेम टाइम लाइट चली गई। तो अगर हम लिख रहे हैं as soon as he entered, तो इसका मतलब एंटर उसने पहले किया, लाइट्स के बाद में, लेकिन वो सेम फ्रेम के एक्शन हो गए। अच्छा, अगर हम just then लिखेंगे, ठीक है, the lights went off just then he went out, जैसे लाइट गई वैसे वो बाहर चला गया, तो उसका बाहर जाना बाद का काम है तो just then लिख दिया, लाइट से जाना पहले का काम है तो as soon as लिख दिया, ठीक। तो as soon as का यूज हम उन एक्शंस के लिए करते हैं जो पहले होते हैं। अब हमें पता है कि लॉजिकली ये काम पहले होगा, पहले उसको अपडेट रिसीव होंगी, उसके बाद में फिर वो दूसरे को बताएगा, तो as soon as हमारा आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, they will not help you dash you obey them, ठीक, कि वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, dash you obey them, ठीक। as soon as तो आने से रहा, as soon as का मतलब ये हो गया कि ये काम पहले होगा, as soon as you obey them, जैसे तुम उन्हें obey करोगे वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, तो ये तो बेतुकी बात है। अगर मैं उनकी obey नहीं करूं फिर वो मदद नहीं करें तो समझ में आता है, तो ये गलत हो गया। अच्छा, बिफोर भी आएगा नहीं, जब as soon as नहीं आया तो बिफोर भी नहीं आएगा, ठीक है। they will not help you until you obey them, इसका मतलब ये हो गया कि वो तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे जब तक तुम उनको obey नहीं करोगे, ठीक है, ये हो गया। they will not help you as long as you obey them, अगर हम as long as लिख देंगे तो इसका मतलब दोनों काम पैरेलल चलेंगे, कि वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे और तुम इन्हें ऑबे करते रहोगे, तो ये तो लॉजिकल बनता नहीं। अगर मैं ऑबे करूंगा तब तो उल्टा उन्हें मुझे मदद करनी चाहिए, तो as long as आएगा नहीं, ये गलत हो गया, और ये आंसर they will not help you until you obey them, ठीक है। until का मतलब till you don't obey them, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो जो तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं ना, ये काम तब तक होगा, मतलब तब तक नहीं होगा जब तक तुम ये काम नहीं करोगे, और जैसे तुम ये काम करोगे उनको ऑबे करने का, वैसे ही काम उनका मदद नहीं करने वाला बंद हो जाएगा और तुम्हारी मदद करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये भी होगा आंसर इसका। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, चलो अब यहाँ पे देखो, ये हमारे आगे दो क्वेश्चंस और भी, ठीक है। You should wait here dash he is asleep, he got happy dash they promoted him, आंसर इसके भी बता दो आप लोग। थर्टीन का बी, he got happy until they promoted him। अच्छा, उसका you should wait here as long as he is asleep, ठीक है। यहाँ देखो सिंस आएगा नहीं, क्योंकि अगर सिंस लिखोगे तो सेक्शन को पास्ट में होना चाहिए, तो वो गलत हो गया, क्योंकि सिंस को जब भी हम यूज करते हैं ना टाइम को रेफर करने के लिए, तो वो टाइम के पॉइंट हमेशा पास्ट के होते हैं। बाय द टाइम आएगा नहीं, क्योंकि अगर बाय द टाइम लिख दोगे तो दूसरा एक्शन परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ जाएगा, ठीक है, इसको हमें परफेक्ट में लिखना पड़ेगा, तो ये भी आएगा नहीं, हमें लिखना पड़ेगा इन दोनों में से किसी एक को। अब देखो, अगर हम लिखते हैं as long as, तो इसका मतलब होगा you should wait here as long as he is asleep। कोई पर्सन है, मान लो वो सो रहा है, तो हम कह रहे हैं जब तक वो सो रहा है तब तक उसका इंतजार करो, मतलब ये पैरेलल चलेगा, वो सोता रहेगा तुम इंतजार करते रहोगे, तो ये लॉजिकल, इसमें कोई गलत तो है नहीं। अच्छा, अगर हम कह रहे हैं you should wait here until he is asleep, तो इसका मतलब तुम्हें यहाँ पे वेट करना है जब तक वो सो ना जाए, मतलब जब वो सो जाएगा तब ये वेट करने वाला तुम्हारा काम बंद हो जाएगा, तो ये भी लॉजिकल है। तो इस तरीके से अगर हम देखें ना, तो इसमें until या as long as से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो खैर इस क्वेश्चन को हमने ध्यान नहीं दिया होगा इस तरीके का, या तो कोई इसमें ऑप्शन चेंज कर देना चाहिए था। फिलहाल में दोनों ही आंसर हो सकते हैं, until भी हो सकता है, as long as भी हो सकता है।
यू शुड वेट हियर अंटिल ही इज asleep, तो इसका मतलब हो गया जब तक वो सोना जाए तब तक वेट करो, जब सो जाए तो बंद कर देना वेट, ठीक है। एज लॉन्ग एज का मतलब जब तक वो सोए तब तक वेट करो, जब जग जाए तो तुम चले जाना। तो ये दोनों तरीके से सही है। अब आते हैं इस पे, he got happy dash they promoted him, he got happy dash they promoted him। देखो अगर हम सिंस लिख देंगे तो हमने पढ़ा कि सिंस के साथ हमें पास्ट के एक्शंस लिखने पड़ते हैं। जब हम सिंस को यूज करते हैं टाइम को पॉइंट को रेफर करने के लिए तो हमेशा पास्ट का होता है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट तो लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन दिक्कत है कि सिंस का यूज करते हैं हम टाइम के ऐसे पॉइंट को रेफर करने के लिए जहां से कोई एक्शन स्टार्ट हुआ हो। अगर पास्ट के कोई एक्शन पे, पास्ट के पॉइंट पे कोई एक्शन स्टार्ट होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, प्रेजेंट में आएगा। प्रेजेंट में आने का मतलब यहाँ पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लिखना पड़ेगा, जो कि नहीं लिखा तो ये सेंस गलत हो गया, ठीक है। अच्छा बाय द टाइम लिख दोगे तो इसको पास्ट परफेक्ट में लिखना पड़ेगा, जो कि नहीं लिखा तो भी ये गलत हो गया, ठीक है। हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक बचा व्हेन और एक बचा अंटिल। अच्छा व्हेन जो होता है ये मीनिंग लॉजिकल नहीं होगा, ही गॉट हैप्पी डैश दे प्रोमोटेड हिम, ठीक है। इसका मुझे लग रहा है कोई भी आंसर सही नहीं शायद। he got happy, अच्छा हाँ व्हेन आ जाएगा, ठीक है। तो until तो आएगा नहीं क्योंकि he got happy until they promoted him, जब तक उन्होंने उसको प्रमोट नहीं किया तब तक वो खुश रहा, तो इसका मतलब जैसे ही प्रमोट किया वैसे ही वो खुश होना उसका बंद हो गया, ये लॉजिकल मीनिंग है। उल्टा जब प्रमोशन हो जाएगा तो आदमी खुश होगा, तो ये भी गलत हो गया, ये रहा आंसर हमारा, he got happy when they promoted him। तो इसका मतलब उसका खुश होना उस समय का पॉइंट है जब उसको प्रमोट किया गया। और देखते हैं कोई क्वेश्चन बचा क्या, एक देखो बचा है अभी। अब यहाँ पे हमारा बचा है सर लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। He got 30 dash they promoted him, आंसर बताओ इसका। इसका मैं क्वेश्चन तुम लोगों से आंसर जरूर जानना चाहूंगा, इसका एक बार मुझे आंसर बताओ। He got 30 dash they promoted him, इसका आंसर बताओ। until तो ऑप्शन में नहीं है, he got 30 dash they promoted him, when, as long as, after, as soon as। यहाँ पे एक चीज समझ लेना, यहाँ पर 30 नहीं है, ये मतलब ये हैप्पी नहीं है, 30 है। he got 30 का मतलब 30 साल का हो जाना, तो he got 30 dash they promoted him। अब आंसर बताओ। देखो एक चीज बताता हूं, अगर तुम लोग ट्राई कर रहे हो, इनमें से कोई आंसर नहीं है, कोई आंसर हो नहीं सकता। कोई आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब हम लिख रहे हैं ना he got 30, एक चीज समझना, जैसे हमने कहा he was happy, ठीक है, he was happy, और हमने कहा he got happy। ये लिंकिंग और का एक कॉन्सेप्ट है, अगर तुम लोगों को लिंकिंग और अब तक ध्यान रही हो तो ये समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। जैसे हम ये कह रहे हैं ना he was happy और he got happy, तो अगर हम लिख रहे हैं he was happy तो ये है स्टेट, कि उस पर्सन की स्टेट है कि वो खुश था। लेकिन जब हम ये लिख रहे हैं he got happy तो ये केवल स्टेट नहीं है, ये है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, कि उसकी स्टेट चेंज हो गई। तो अगर हम ये लिख रहे हैं ना he got happy, तो यहाँ पे हम सिंपल उसकी स्टेट डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, हम ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि पहले उसकी ये स्टेट नहीं रही होगी, ये स्टेट बाद में चेंज हुई। इसका मतलब जो हम ये लिख रहे हैं ना he got happy, तो इसका मतलब इस काम के होने से पहले वो हैप्पी नहीं रहा होगा। लेकिन अगर हम कह रहे हैं he was happy, तो इसका मतलब उस समय हैप्पी था और आगे क्या पहले क्या था हमें नहीं बताना, बाद में क्या था वो भी नहीं बताना। लेकिन अगर हम got लिख रहे हैं तो इससे पता चलता है कि वो पहले हैप्पी नहीं रहा होगा क्योंकि स्टेट चेंज होके हुई है उसकी, ठीक। अगर हम लिखते हैं he got 30 को 30 साल का हो गया dash the promoted him, तो उसका 30 साल का होना किसी भी दूसरे टाइम पे रिलेट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि उन्होंने उसको प्रमोट कर दिया इसलिए वो 30 इयर्स का हो गया, ठीक है, या प्रमोट कर देने के बाद हो गया, पहले हो गया, उसका 30 होना किसी दूसरे एक्शन पे डिपेंड नहीं कर सकता क्योंकि वो एब्सोल्यूट एक्शन है, वो 30 का जरूरी होगा चाहे प्रमोशन हो चाहे ना हो। तो इसका मतलब ये एक भी ऑप्शन आंसर नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन मैंने केवल ऐसे बना दिया था, ठीक है, केवल ये जानने के लिए कि हम बातों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। अगर हम ये लिख दें ना he got 30 when they promoted him, तो इसका मतलब पता क्या हुआ कि ये उसकी स्टेट तब चेंज हुई जब उन्होंने उसको प्रमोट किया, कि जब उन्होंने उसको प्रमोट किया तो वो 30 साल का हो गया। It doesn't make any sense, ये तो कोई सेंस नहीं हुआ कि उसको प्रमोट किया तो 30 साल का हो गया। मान लो कोई पर्सन 20 साल का है, ठीक है,
और उसको प्रमोट कर दिया जाए तो वो 21 का थोड़ी होके सीधे डायरेक्ट 30 का हो जाएगा, ये तो कोई लॉजिकल बात नहीं है। तो इसका मतलब इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। अब एक चीज दूसरी समझना, मान लो इस 15th क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख दूं, he was 30 dash they promoted him। अब ये ब्लैंक फिल करना, he was 30 dash they promoted him। अजीत कुमार ने लिखा नो आंसर है, सही है। He was 30 dash they promoted him। ठीक है, अब इसमें ए आ जाएगा, ये जो बहन है ना यह भी आ जाएगा कि वो 30 का था। किस समय 30 का था? जब उसको प्रमोशन मिला। तो ये दोनों सेम टाइम के एक्शन हो गए। ओ सॉरी, ऐसे बता रहा हूं, व्हेन। तो अब तो व्हेन आ जाएगा, he was 30 when they promoted him। इसका मतलब जिस समय उन्होंने उसको प्रमोट किया उस समय वो 30 का था। तो उसकी स्टेट हो सकती है उस समय 30 की, लेकिन उसकी स्टेट चेंज नहीं हो जाएगी। प्रमोशन मिलने से किसी पर्सन की एज घट या बढ़ नहीं जाती, ठीक है। तो गेट वर्ब अगर लिखोगे तो रिलेट नहीं कर पाओगे, वॉज लिख दोगे तो सही जाएगा। तो कुल मिला के ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। लास्ट कुछ बचा देखा, थैंक यू बचा, ठीक है। तो खैर ये जो डिजिटल बोर्ड था, हालांकि मैं थोड़ा सा भी मेरे को ऑकवर्ड थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है एक दो क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे तो सही हो जाएगा, मैं यूज्ड हो जाऊंगा। अभी तक तो मैं बोर्ड पे वो मार्कर से लिखने का ही आदी हूँ और मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब हम कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं। बोर्ड अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस करना तो बहुत अच्छा है। कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना है, आओ सीधे कॉन्सेप्ट डिस्कस करना, उसमें जो भी आपको एग्जांपल चाहिए अपने जरूरत के हिसाब से तुरंत बनाते जाओ, पूछते जाओ, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन से डिस्कस करना है तो फिर डिजिटल बोर्ड की थोड़ी जरूरत पड़ जाती है। तो ये इंटरैक्टिव बोर्ड है ना, इसका हम लोग फायदा उठाएंगे भरपूर फायदा उठाने का मतलब अगले हम सैटरडे को मिलेंगे। आज क्या हो गया, थर्सडे है ना, सैटरडे को हम लोग मिलेंगे और क्या नाम, जो सीरियस के पेपर, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके क्लोज टेस्ट हैं और पीक्यूआरएस वगैरह हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे, वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी सभी को बाय, ठीक है। और अब हम लोग मिलते हैं सैटरडे को, तब हम लोग ज्यादा बातें करेंगे। आज के लिए खैर रात हो गई, वो बच्चा कह रहा है खाना पीना खाते हैं। बच्चे मैं खाना पीना खा चुका हूँ, मेरी तरफ से तो डिनर हो चुका है। बाकी तुम लोग अपना खाओ पियो, मौज करो, पढ़ाई लिखाई करो। आज के लिए सभी को बाय, और फिर हम लोग मिलते हैं सैटरडे को। थैंक्स एवरीबॉडी, गुड नाइट।